Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Idris Asghar with your on YouTube channel Trade Corridor IS The Economic Way Forward. मेरे साथ सऊद शाहिद साहब मौजूद हैं और हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो यूक्रेन रशिया वॉर सिचुएशन है और इसका इम्पैक्ट ट्रेड के ऊपर, स्पेसिफिकली रीजनल ट्रेड के ऊपर क्या आने जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और सेकेंडली हम लोग FATF की जो ग्रे लिस्ट में UAE की इंक्लूजन है उस पर हम बात करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है पाकिस्तान की ट्रेड के ऊपर और ओवरऑल ट्रेड के ऊपर। सो सऊद साहब, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो स्टार्ट मैं इसी चीज़ से करूँगा कि यूक्रेन और रशिया की जो इस टाइम वॉर सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स होने जा रही है और डे बाय डे हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है उसमें काफ़ी सिचुएशन डिफरेंट नज़र आती है। तो यूरोप एट द मोमेंट बहुत साइलेंट है, बहुत मतलब कह लें कि जो उसकी इस वॉर के अंदर जो उसकी पोजीशन है वो काफ़ी साइलेंट और पैसिव पोजीशन नज़र आ रही है। सिमिलरली अगर हम चाइना को देखें तो वो काफ़ी एक्टिवली रशिया के साथ इंगेज हो रहा है ब्लॉक बनाने में ट्रेड के अंदर। और कुछ न्यूज़ ऐसे भी सुनने में आ रही हैं कि चाइना जो है वो फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा रशिया के साथ। तो इसका क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है पाकिस्तान पे, इस पे हम बात करेंगे। तो आप सर किस तरह से देखते हैं इस वॉर को और इस सिचुएशन को एट द मोमेंट हमारी रीजनल ट्रेड के साथ? जी, thank you very much, Adris. Bismillahirrahmanirrahim. We are at our joint contribution over this session. This is a very important topic और इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया की आइसोलेशन विद द वर्ल्ड ग्लोबली कितना सीरियस इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान या पूरी दुनिया के लिए है, जो इंटरनल चैलेंजेस या रीजनल चैलेंजेस हैं, उससे बड़े आपके जो चैलेंजेस हैं वो आपकी इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन का रेट है वो इस अ चैलेंज फॉर होल द वर्ल्ड। जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी अपने बयानिए में कुछ दिन पहले कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम जो सा है वो इन्फ्लेशन है, बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड जो आपकी कमोडिटी एक बहुत प्राइस हाइक हुई है, उसके बाद एक जो आपकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं वो एक चैलेंजिंग पोजीशन पे आ गई है। कोविड की वजह से जो ले ऑफ्स हुए या लोगों की सैलरीज या इनकम्स पे इम्पैक्ट आया या लोगों की लिविंग पे इम्पैक्ट आया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी चल ही रहे हैं बहुत सारे हमारे रीजन्स के अंदर, और उनकी डिफरेंट वेव्स भी साथ साथ चल रही हैं। उसमें सिविलिटी तो कम हो गई, उसमें कैजुअलिटीज भी कम हो गई, आपकी डिफरेंट जो बूस्टर्स आ गए, डोजेस आ गई, वैक्सीनेशंस आ गई, लेकिन उसके बाद जो एक रिलीफ मिलना चाहिए था वर्ल्ड को, एक 2-2.5 साल के बहुत ज्यादा या 1.5-2 साल के एक सिवियर पैनिक और ले ऑफ्स और लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग या लोगों की सोर्स ऑफ इनकम्स पे इम्पैक्ट आया, उसके बाद वो रिलीफ समहाउ इन्फ्लेशन की वजह से या कमोडिटी प्राइसेस की वजह से नहीं आ सकता। तो उसके बाद ये रशिया और यूक्रेन की वॉर जो सी है, जो फ्रंट ऑफ इट हमें रशिया और यूक्रेन की वॉर लगती है, जो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट दिस इज रशिया अगेंस्ट अमेरिका कह लें या रशिया अगेंस्ट नेटो फोर्सेस कह लें, जिसके अंदर 30 दुनिया की वर्ल्ड पावर्स हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ नेटो। तो इस टाइम जो नेटो ने बहुत सालों से यूक्रेन को एक आप कह लें कि एक इनकरेज किया, उसको एक हलाशेरी दी पिछले काफी सालों से, टू बिकम पार्ट ऑफ दिस वॉर बिटवीन रशिया एंड अदर बिग अलाइज ऑफ यूएस। सो यूक्रेन को जो उन्होंने कमिट भी किया, इसकी हिस्ट्री को जरा समझना जरूरी है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी कीप इन आवर माइंड कि यूक्रेन एक 41 मिलियन आबादी का इन फ्रंट ऑफ रशिया एक छोटा सा मुल्क है। रशिया जो आपकी पूरी दुनिया की 11% जो एरिया है उसको कवर करता है। और रशिया में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जिसको हम अपनी जुबान में ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टेट कहते हैं या कंट्री कहते हैं, कि उसका 77% एरिया जो सा है वो एशिया के साथ लगता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 23% वो लगता है यूरोप के साथ, और यूरोप का 40% रशिया है। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग कि जो रकबे के हिसाब से यूरोप का 40% कवर्ड एरिया है वो रशिया के अंदर। तो रशिया की जो इंपॉर्टेंस है इन दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर वो जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उसकी दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ देखते हैं तो वाइल इन अ बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल के 11 पॉइंट या
11.27 या 11.37 की उसकी डेली पर बैरल एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है, और उसकी प्राइस क्वालिटी भी कई दुनिया के बड़े ममालिक से बेहतर है। तो रशिया एनर्जी क्राइसिस और उसको भी अगर हम देखते हैं तो इन दो कॉन्टिनेंट्स के लिए जियोग्राफिकली रशिया की जो वहां पे एग्जिस्टेंस है या उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो जो हमने 2 पॉइंट्स उसके रकबे के हिसाब से किए और उसकी एग्जिस्टेंस इन एशिया एंड यूरोप की, वो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम सेकंड वर्ल्ड में देखते हैं जो आपकी जहां ये एग्जैक्टली सिचुएटेड नहीं है, और जब उन इलाकों की बात करते हैं तो बीइंग ए बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आपके वीट, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आपकी वुड है, सनफ्लावर, दुनिया का 60% यूक्रेन और क्या कहते हैं रशिया दुनिया को फराहम कर रहे हैं। वीट दुनिया का 28 से 29% इन दोनों मुल्कों से जा रहा है। इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर द होल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ आपके एनर्जी क्राइसिस। और इसी तरह मजे की बात यह है कि यूरोप का 30% जो उनके इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं वो फोसिल पे और फ्यूल्स में है, और वो भी सारा उनको प्रोड्यूस करके दे रहा है रशिया। सो रशिया की इंपॉर्टेंस फॉर होल द वर्ल्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बीइंग ए 11% कवरेज ऑफ होल वर्ल्ड एरिया। रशिया इज इंपॉर्टेंट, आबादी के लिहाज से कोई 150 मिलियन की आबादी का मुल्क है। और फिर नेटो ने जो बहुत साल यूक्रेन को जो हमने बात की को उसको उन्होंने इनकरेज किया, और अब वो उसके साथ खड़े भी नजर नहीं आते। यू आर वेल सेड कि हमें यूरोप बहुत खुल के उसको सपोर्ट करता नहीं लगता। साइलेंटली नेटो कंट्रीज ने पिछले 5-6 महीने से या 1.5 साल से साइलेंटली एक मैसेज कन्वे किया कि हम यूक्रेन को नेटो का 31st मुल्क बना रहे हैं। तो अगर हम रशिया को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो बड़े अरसे से रोकता रहा नेटो फोर्सेस को कि आप ये चीज ना करें, तो डेफिनेटली रशिया ने अपने भी जो अपने ब्रॉडर बेनिफिट्स थे उनकी कवरेज करनी थी। प्यूटन जो वहां स्ट्रॉन्ग लीडर भी है, 20-21 साल से प्रेसिडेंट भी है, उनकी जो ओल्ड इंटेलिजेंस है उसमें भी वो रह चुका हुआ है, ही सर्व देयर एज वेल। तो वो बहुत अच्छी तरह रशिया को भी समझता है और बहुत अच्छी तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के भी वो बात करता है। तो 1991 से लेके 2021 तक अगर हम देखते हैं रशिया के रोल को, यूक्रेन के इंडिपेंडेंस जो 1991 में हुई, तो जो उनका ये ज़ेलेंस्की है ये उनका 6ठा प्रेसिडेंट है, और वो आपको एवरीवन नोज ही इज अ पपेट ऑफ यूएस एंड नेटो फोर्सेस। जो वो कहते रहे वो करता रहा और अब वो फंस गया। और अगर सुबह की हम देखते हैं तो कैफ के अंदर और मारियोपोल के अंदर और इनके 2-3 बुजा के अंदर बहुत हद तक वो मुहासरा कर चुके हैं। So it's right, सीज फायर करते हुए नजर भी नहीं आ रहा रशिया, कुछ डायलॉग चल रहा है, लेकिन सैंक्शंस जो उनसी हैं वो एक, अगर हम इसका दूसरा इम्पैक्ट देखें, ये तो हमने वो बातें कर ली जिससे हमें रशिया तगड़ा नजर आता है। हाँ। अब हम बात करते हैं, को भी बहुत चैलेंजेस हैं, जहां उनकी 600 अरब की 600 बिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की मल्टीपल चीज में वो प्रोडक्शन के अंदर टॉप, एनर्जी से लेके, फूड से लेके, आपके सनफ्लावर से लेके, वुड से लेके, प्लास्टिक से लेके, पैलेडियम से लेके, बहुत सारी चीजों का प्रोड्यूसर भी है। तो और उसके साथ बहुत से बेनिफिट जुड़े हुए हैं चाइना के। उसका सबसे बड़ा जो ट्रेड के अंदर उसका पार्टनर है वो 21% के साथ चाइना है, 10-15% के साथ आपका यूएस भी है। तो राइट अवे जहां वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज होगा रशिया का निकलना, वहां रशिया पे लगती हुई सैंक्शंस कुछ अनाउंस हो गई। स्विफ्ट जो आप यू नो वेरी वेल, जो आपका वर्ल्ड वाइड इंटर फेस है, आपका इंटर डिपार्टमेंटल है, उस स्विफ्ट इंटरफेस ने भी एक मैसेज कर दिया तमाम बैंकों को भी वर्ल्ड के कि अब हम 12 मार्च के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन जो रशिया से रिलेट करेगी, जो इंटर बैंक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में कनेक्ट करते हैं, उस सिस्टम से विड्रॉ कर दिया जाएगा रशिया को। और मल्टीपल सैंक्शंस भी लग भी रही हैं, कुछ लग भी चुकी हैं। तो उसको अगर में देखते हैं, फिर कुछ आपकी शिपिंग लाइंस हैं दुनिया की बड़ी 2-3, जिन्होंने कहा है कि अदर देन नेसेसिटी आइटम्स हम जो सा है वो रशिया की डिलीवरीज बंद कर दी हैं उन्होंने। तो रशिया, ठीक है, रशिया चाइना के साथ मिलकर CIP एक सिस्टम जो इनका एक फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको जो बड़े सालों से काम हो रहा था उसको बहुत एग्रेसिवली जो सा है वो एग्जीक्यूट करने की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन this is very difficult right away for Russia as well कि वो इस आइसोलेशन से कैसे अपने आप को निकालता है। ठीक है, उसने अपने मसल्स दिखा दिए हैं कि अगर नेटो का कंट्री बन जाता यूक्रेन तो वो फिर इस तरह से उनको खुल के उन पे हमले ना कर सकता, अटैक ना कर सकता। एवरीवन नोज के वो वेपन्स के अंदर वो आपकी जंगी जहाजों और उनमें बहुत तगड़े हैं, दे कैन फेस दैट। बट एक तरफ पूरी दुनिया नजर आ रही है और एक तरफ 4-5 अगर हम वीटो में भी देखते हैं तो रशिया को, ठीक है, इंडिया ने खुल के बाकी दुनिया की सपोर्ट नहीं की लेकिन रशिया की भी नहीं की। रशिया के हक में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दी। चाइना भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के इमरान खान साहब भी वहां पे थे। इसका इम्पैक्ट अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इसको भी डिसाइड कर देना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस वाज नॉट गुड फॉर द कंट्री। एट दैट टाइम इमरान खान वाज देयर। एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का शायद ये भी हिस्ट्री में पहली दफा ही हुआ है, समवन वाज देयर वाइल के वो मुल्क दूसरे मुल्क पे कब्जा कर रहा था या जंग कर रहा था। तो वही मैं पाकिस्तान के लिए स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा था ना कि पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो टुवर्ड्स यूएसए हैं ज़्यादा। तो आई डोंट नो कि एट द मोमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो ट्रेड को देख रही है या अपने जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, जिस तरह आपने बताया कि हमारी जो मिलिट्री रिलेशंस हैं विद रशिया, उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बट अगर मैं ट्रेड को देखूं तो हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स अगर यूएसए और यूरोप को कंबाइन कर दिया जाए, और चूंकि हमारी डिमांड ही ज़्यादा टेक्सटाइल की है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स टोटली डिपेंड कर रही हैं रशिया और सॉरी यूएसए और यूरोप के ऊपर। तो अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की सैंक्शंस इम्पोज होती हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेड में सर्वाइव करना। You are very right। देखें इस टाइम नेटो कंट्रीज जो उनसे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। आपकी जो एक्सपोर्ट है वो मैं जस्ट वर्किंग कर रहा था, मैं एग्जैक्ट तो फाइनलाइज नहीं कर पाया बिफोर दिस सेशन। ऑलमोस्ट 60 to 65% हमारी जो एक्सपोर्ट है अदर देन आपके मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट और उसको निकालते हैं तो वो आपकी नेटो जो कंट्रीज हैं 30-32 यूएस, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इनको है। यू आर वेरी राइट। और हमारा वो टेक्सटाइल सेक्टर, तो यू आर वेरी राइट कि अगर हम रशिया के जो सा है इस थ्रू में जाते हैं, इस लॉबिंग में जाते हैं तो इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि 20-30% चाइना हमारी ट्रेड का कवर करता है खासकर एक्सपोर्ट साइड पे। तो हमारे लिए चैलेंजिंग होगा और पूरी दुनिया के लिए भी चैलेंजिंग है। और ये फ्यूल प्राइसेस पे जो पाकिस्तान पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, आरबीडी ऑयल बहुत बढ़ गया है रशिया के आउट होने से। आपकी मेटल्स जिसका बहुत बड़ा आयरन इसका सप्लायर है रशिया, यूक्रेन, तो ये पूरी दुनिया पे एक फूड का, यूक्रेन इटसेल्फ जो सा है वो बहुत सी चीजों का प्रोड्यूसर है, वीट से लेके, ग्रेन से लेके, आपकी मेटल से लेके, एनिमल वॉश से लेके। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होगा इफ दे वांट टू गो इन अ वन शिप, तो उनको बड़ा देखभाल के चलना पड़ेगा। यू आर वेरी राइट कि ये जो एक शिप है इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा नंबर नहीं। आप 2019 और 20 एक्सपोर्ट देखते हैं रशिया के साथ तो अराउंड नॉट अ बिग नंबर, 500-600 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, कोई बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हमारी। तो हमें ये ठीक है, जियोग्राफिकली रशिया से मिलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत डिप्लोमेटिकली चलना पड़ेगा, बहुत स्मार्टली चलना पड़ेगा। हमें यूएस को भी उसका वेटेज देना पड़ेगा। हम यूएस के साथ एक साइलो है, हम कहते हैं हमने उनसे बात नहीं करनी, उन्होंने हमें कॉल नहीं की, उनसे बात नहीं करनी, लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, जो हमारे ट्रेड के बेनिफिट्स हैं, वो यूएस के साथ बहुत स्ट्रांगली और नेटो कंट्रीज के साथ बहुत स्ट्रांगली। तो हमें डिप्लोमेटिकली चलना पड़ेगा। अफगानिस्तान में जिस तरह हमने एक अपॉर्चुनिटी को लॉस किया, हमने बहुत जज्बाती होकर वो स्टेटमेंट्स, एक कंट्री स्टेटमेंट्स आई, नेशन लेवल पे आई जो हमें नहीं देनी चाहिए थी। एट द एंड ऑफ द डे हमारी ट्रेड को भी इम्पैक्ट किया। और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, पेशावर का हमला, पाकिस्तान और उनका टेस्ट मैच का पहला दिन, तो पाकिस्तान को और बहुत से चैलेंजेस अपने इंटरनल को इसमें घुस we have to think over it, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस, फिर इलेक्शन ईयर, बहुत से क्राइसिस ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान को अभी बहुत स्मार्टली और बहुत एक्टिवली चलना चाहिए कि दोनों शिप्स को पैरेलल चलाना चाहिए और डिप्लोमेटिकली चलना चाहिए। एग्जैक्टली काफी हद तक ये आपने समराइज कर दिया। बाकी रीजनल ट्रेड में अगर हम लैंड रूट्स को देखें तो वो भी हम लोग कनेक्ट करने जा रहे थे और हम काफी अग्रेसिवली काम कर रहे थे इन रूट्स के ऊपर, लेकिन एट द मोमेंट वो भी बंद होते नजर आ रहे हैं। फिर जो सी रूट्स हैं हमारे रशिया वाली साइड से, वो भी ऑब्वियसली बंद हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल फ्रेट रेट्स बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि कोविड ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी क्रिएट की और फ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हुए, सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ गई, तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा आने जा रहा है। फिर रॉ मटेरियल सप्लाईज हैं वो काफ़ी हद तक। You are rightly
पॉइंटेड आउट, मैं मिस कर गया। इसका इम्पैक्ट आप ये देखिए कि रशिया के जो ब्लैक सी से मूव करके सारी आपकी कंसाइनमेंट जाने हैं, शिप्स जाने हैं, वो जी जी मोस्टली आपके तो रशिया के तरफ से ब्लैक सी से जाते हैं। और जी जी ब्लैक सी जो सा दुनिया का 40 से 50% जो सा शिप के थ्रू जाने वाले माल की कवरेज करते हैं कि उनका वहां से आसान उर्दू में गुजर होता है। ऐसे तो ही यू है। आर वेरी राइट। तो हमारे लैंड रूट्स हैं, उस पर भी एक चैलेंज आएगा। गवादर पे हम वैसे ही बहुत साइलेंट जोन में चले गए हैं चाइना के साथ, जो हम खुल के हमारी कोई चीजें नहीं आ रही, तो उनके इंजीनियर्स की यहाँ कैजुअलिटीज के बाद वो भी जरा बैक स्टेप हुए हुए हैं। दे कीप अस रिस्पांसिबल ओवर दैट कि आप लोगों की केयर नहीं कर सके, वट एवर द डिस्प्यूट हम्म अमंग देम, जो फ्रंट पे खुल के नहीं आ रही। और उस पॉइंट की वजह से हमारी गवर्नमेंट और हमारी आर्मी भी आपस में गैप फील होता है। वन ऑफ द रीजन इज चाइना दैट इंस्टेंस। और हम्म फिर यू आर वेरी राइट कि कॉस्ट बहुत हमारी जो फ्रेट कॉस्ट है वो दुनिया की बहुत बढ़ गई है आफ्टर इंस्टेंस। वो कोविड के बाद भी पहले बहुत बढ़ी हुई थी, अब उस पे इसके बाद और मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आ गया। तो ये दुनिया की ट्रेड के लिए, और यस फॉर द पाकिस्तान ट्रेड, ये इंस्टेंस या ये जो कंफ्लिक्ट चल रही है इसका लॉन्ग होना इज चैलेंजिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। एंड पाकिस्तान चूंकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो हमें इसका इम्पैक्ट बड़े लेवल पे भी आएगा, और दिस इज चैलेंजिंग फॉर अस। This is एग्जैक्टली। important how we will handle it, how we will keep the both Russia and America और China in a smart manner, जैसे इंडिया करता है बहुत स्मार्टली सबको साथ चला लेता है, rather than China। जी जी। ये देखो। थैंक यू सो मच। इस पे आपने जो पॉइंट्स दिए, डेफिनेटली वी विल कीप एन आई ऑन द चेंजिंग सिचुएशन बिटवीन पाकिस्तान एंड रीजनल जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, उस पे हम इंशाल्लाह फ्यूचर में सेशन करेंगे। बट एट द मोमेंट मैं चाहूँगा कि जो अनदर हॉट इशू है, जो आपको पता है फ्राइडे को सेशन हुआ, ग्रे लिस्ट में कुछ कंट्रीज को इंक्लूड किया गया। स्पेसिफिकली अगर हम यूएई की बात करें, पाकिस्तान वाज ऑलरेडी इन द ग्रे लिस्ट और यूएई को भी ग्रे लिस्ट में पुट किया गया, जबकि यूएई एक 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 हब समझा जाता है इकोनॉमी का। अब ये जो आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, इनके लिए स्पेसिफिकली सबसे प्रोमिनेंट कंट्री तो यूएई है। तो उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा यूएई की इकोनॉमी पे, और उसका इम्पैक्ट जो डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान है, तो इनके साथ क्या इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा। तो मैं चाहूँगा उस पर भी हम थोड़ी बात कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए ये यू टॉक टू मी यस्टरडे, हमारी इस पे बात भी हो रही थी। यू रेज्ड वेरी वेल, आपने मुझे पहले कहा कि सब भाई ये कंट्री के लिए बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यू रेज्ड वेरी वेल। और फिर मैं भी जब उस पर सोचने पे आया, और जारी बात है सारा दिन हम जब पेट के मामला को देख रहे हो, तो जी हमें यस इसको समझना बहुत जरूरी है। और अपने व्यूअर्स के लिए बिट स्मॉल थिंग, एफएटीएफ जिसको हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, ये एस्टैब्लिश हुई अमंग द दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं। उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया कि जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होती हैं, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती हैं, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, जहां पे बहुत से दुनिया के ऐसे ममालिक के इंडिविजुअल्स या कंपनीज अपने फंड्स शिफ्ट कर देती हैं विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि वहां पे उनको टैक्स नहीं पड़ेगा, और वो टैक्स इन्विजन करके अपने मुल्कों से निकलते हैं। तो ऐसे जो कंट्रीज या ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे मुल्कों के को उन्होंने कहा कि उनकी करेक्शन जरूरी है और उनको ठीक करना जरूरी है। तो एफएटीएफ इसलिए एस्टैब्लिश हुआ, जिसको मेजरली लीड वही दुनिया के 25-30 वर्ल्ड पावर्स कर रही हैं, जो अब 39 कंट्रीज हो चुके हैं जो इसके अंदर हैं। उसके अंदर कोई इस्लामिक कंट्रीज आपको बड़ी नजर नहीं आती, अदर देन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, और इंडोनेशिया जो सा है वो उसका एक नॉट अ परमानेंट मेंबर बट इट्स पार्ट ऑफ इट। बाकी जितने ममालिक हैं वो आपके नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज, और यही ऑलमोस्ट नेटो कंट्रीज ही आपको मोस्टली उसमें नजर आते हैं, जो नेटो की फोर्सेज हैं उसके अंदर जो शामिल। तो दे आर वर्किंग ओवर इट कि हमने कैसे इस चीज को खत्म करना है। तो उन्होंने इसमें जो ब्लैक लिस्ट के अंदर फिलहाल कंट्रीज हैं, वो आपका नॉर्थ कोरिया है, और दूसरा ईरान है जो ब्लैक लिस्ट के अंदर है। जी कैरिबियन जो सा अफ्रीकन है वो इसमें आया था, लेकिन उन्होंने उसकी वर्किंग करके उनकी जो भी पॉइंट्स ऑफ कंसर्न थे उसको एफएटीएफ को तसल्ली करा के दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी कंट्रीज हैं, यूक्रेन भी शामिल है 2019 से, रशिया भी 2-3-4 साल से पार्ट ऑफ इट है, पाकिस्तान को भी 2-3 साल हो गए हैं कि पार्ट ऑफ इट है। पाकिस्तान ने उनके 27 पॉइंट्स इसमें मेजरली टेररिस्ट फाइनेंसिंग थी, जो पाकिस्तान की सरजमीन से उनका कहना था कि बहुत ज्यादा टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, और उसमें मेजरली रोल जो उनका है वो ट्रेड से ही थ्रू प्रूव होता हुआ नजर आता रहा है कि पीएमएल होती रही है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, आपकी फॉन्टन ट्रेड होती रही है, आपकी इलिसिट रीजन्स के अंदर पैसे जाते रहे हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि उसके अंदर पाकिस्तान स्टिल है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान ने उनके 27 में से 26 पॉइंट पे कवर कर दिए, बट पाकिस्तान इज स्टिल देयर। वही जो हम बात करते हैं कि दिस इज अ कॉस्ट ऑफ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ जाती है।
दिस इज द कॉस्ट ऑफ कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कि हम एंटी इसराइल हैं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ वी आर एंटी इंडिया हैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ कि हम चाइना के साथ चलना चाहते हैं और अमेरिका के साथ भी चलना चाहते हैं, हम खुल के अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते। तो वट एवर वी टोल्ड और अबाउट इट, पॉलिटिकल हम रीजंस तो हैं हमारे ग्रे लिस्ट में रहने की जो रीजन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इस तरह की बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं उनकी स्ट्रेटजीज के अंदर, बट आप देखते हैं कि उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा। मेरा ख्याल है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उस उसी और उसी अगर के आप एक जी 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 जी, वेरी राइट, उस आप प्लीज आप कुछ कह। उसी उसी का जो ये इम्पैक्ट है ना, अगर पाकिस्तान को अगर ट्रीट किया जा रहा है डिफरेंटली, तो यूएई को भी मैं उसी नज़र से देखता हूँ, क्योंकि यूएई ने उस मतलब जो अभी यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो भी एक रीज़न है। दूसरा ये कि एक इस्लामिक कंट्री है, तो ये वो रीजंस हमें नज़र आती हैं। डेफिनेटली डेफिशिएंसीज होंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी, फाइनेंसिंग होती होगी, टेरर फाइनेंसिंग भी होती होगी, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती होगी, लेकिन फिर बाकी कंट्रीज को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, स्पेसिफिकली मुस्लिम कंट्रीज को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो उस पे जरा ऑब्जेक्शंस हैं, उसमें जी क्रिटिसिज्म भी आता है यू उस आर पे वेरी फिर। राइट, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा कि यूएई को भी करेक्शन की जरूरत हाँ है। जैसे जी आपने जी कहा यूएई फाइनेंशियल हब फॉर थ्रू आउट द ग्लोब, स्पेशली मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान और इस पट्टी के लिए वो एक हब बना हुआ था। और मेरा ख्याल है वंस आई रीड समवेयर कि यूएई इज वन ऑफ द कंट्री कि जहां पे पूरी दुनिया का जो नेशनल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस अगर किसी मुल्क में है पूरी दुनिया में तो वो जी यूएई है। यूएई है। तो वो ठीक है, लेकिन ये है कि आई नो पर्सनली कि यूएई में जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं या वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, वहां बहुत खुल के काम होता है। वहां पे आपका फ्री जोन होने की वजह से बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो टीबीएमएल का जरिया बनती हैं, जो एएमएल का हम्म जरिया बनती हैं, जहां पे आपकी टीटीओ के थ्रू पेमेंट होती है। एवरीवन नोज, इज ओपन सीक्रेट कि वहां पे थर्ड पार्टी की पेमेंटें ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से बहुत लगती रही हैं। अल्टीमेटली जी बेनिफिशियरी जो हमारे थे वो अफगानी ही थे, लेकिन वो हाइड हो जाते थे। ईरान में बहुत सालों से अगर कोई ट्रेड हम्म हो रही है तो थ्रू यूएई हो रही है, यूएई हो तो रही है। अमेरिका ने किसी ने हाथ डालना ही था। तो वहां पे भी अगर आप कहते हैं तो अगर मेरे से पूछें एज ए ट्रेड एक्सपर्ट, जो मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है उसके मुताबिक यूएई पे ये एक स्लाइट एम्बार्गो किसी ना किसी टाइम पे लगनी थी और वो हम्म लगनी भी चाहिए थी। एक्शन जरूरी है कि हम ये एएमएल को और इन सब टीबीएमएल को एज पर इंटरनेशनल लॉज जरूर रिजॉल्व कर दें। लेकिन एट दिस मोमेंट ये होना क्योंकि सऊदीया इज पार्ट ऑफ एफएटीएफ, सऊदीया और यूएई के जो रिलेशनशिप हैं एवरीवन नोज अबाउट दैट। और हम्म फिर यूक्रेन जो यमन के हमले हैं दोनों मुल्कों में, दैट इज पार्ट ऑफ इट। तो इस टाइम यूएई का होना, यस मुझे लगता है कि यूएई, जैसे आपने कहा कि उन्होंने भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आया, तो ये पॉलिटिकल भी है। वो तो कई सालों से हो रहा था बट दे नेवर पुट देम इन एफएटीएफ राइट अवे। उनको डालना एक वो है, जिम्बाब्वे को आपने निकाल दिया, यूएई को आपने डाल दिया, तो कुछ लॉजिक सेंस बनता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने हम्म 26 पॉइंट्स को फुलफिल कर दिया, आप मान भी रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। आप इंडिया के प्रेशर की वजह से या और फोर्सेस की वजह से पाकिस्तान को नहीं निकाल रहे। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट नेचुरली इस टाइम पे नजर आता है, लेकिन शायद ये यूएई की जो सेंट्रल बैंक हैं वो तगड़े हो जाएं, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो उनकी पॉलिसीज बनाते हैं। तो आई होप उनको भी इस करेक्शन की जरूरत है। इसी टॉपिक पे रिसर्च के दौरान मैं मुझे एक फिगर नज़र आया, वो मैं शेयर भी करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के साथ भी। इस्लामाबाद बेस्ड एक स्टडी है, उसमें बताया गया है कि जब से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है हमारी जीडीपी को $38 बिलियन का लॉस हुआ है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इट्स अ ह्यूज लॉस। और अभी वी कैन नॉट से श्योरली कि हम कब तक ग्रे लिस्ट में हैं। और जो जो अभी आपने बात की, एक लीकेज थी जो यूएई की वजह से हमारी जो रीजनल इकोनॉमीज हैं उनकी इकोनॉमी के अंदर, तो वो लीकेज तो रुकती Very नजर आ रही है, बट डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल ट्रेड के ऊपर आ रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रे लिस्ट में हैं, हम उस तरह ओपनली ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। हमारा इंडेक्स ऑफ ओपननेस अभी भी रीजनल कंट्रीज की निस्बत काफी डाउन जा रहा है। तो अब आप वैसे कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब तक। सॉरी। 30 सेकंड मेजर रीजन यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बता भी देते हैं कि देखें, जो कंट्री जब ग्रे लिस्ट में होता है ना, तो कोई भी मुल्क उसके साथ जब काम करता है तो उसके साथ काम करते वक्त वो फिर उसकी इनहैंस ड्यू डिलिजेंस करता है कि एग्जैक्टली। उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होती हैं कि अगर इन कंट्रीज के साथ काम करना है तो हमें सप्लायर, बायर और
सामान बनने की जगह तक के स्पॉन्सर्स का, उनके ऑनर्स का, उनकी एंटिटीज का और सबकी इंटेलिजेंस होना जरूरी है। हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे बहुत तगड़े और बहुत ही ज्यादा मौजूद ऐसे सोर्सेज इंटेलिजेंस हाउसेज नहीं है कि जहां से हम ये चेक कर सकें कि हम जिससे काम कर रहे हैं उनकी पैकरा रेटिंग और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो बंदा जैसे यूरोप पे बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करना चाहता है, तो उसकी अथॉरिटीज या उनके बैंक्स उनको कहते हैं कि पाकिस्तान चूंकि ग्रे लिस्ट के अंदर है, तो हमें इनके जिनसे भी आप माल खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, लॉजिस्टिक्स क्या होगी, हर चीज की ड्यू डिलिजेंस करनी। तो नेचुरली वो एक इजी टास्क नहीं होता। हमारे जैसे मुल्कों में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस या हमारे पास रिस्क रेटिंग कंट्रीज या इस तरह के ग्रुप्स नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा जिनकी इंटेलिजेंस तगड़ी हो। तो फिर क्या होता है कि फिर अल्टीमेटली वो सोचते हैं कि यार इतना मुश्किल काम करना है तो हम पाकिस्तान से ना करें, हम दो डॉलर महंगा लेके इंडिया से ले लें, बांग्लादेश से ले लें। तो यू आर वेरी राइट कि हमें जो नंबर आपने बताया, मेरे पास एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं था, बट आपने अच्छा एक नंबर शेयर कर लिया कि हमारी जीडीपी में शायद 38 बिलियन आप शायद कह रहे थे कि जी इसका जी, लॉस 38 हुआ है बिलियन। नंबर। और फिर इससे आप देखेंगे एनुअली हमारा कितना नुकसान है। और फिर जो बाज कंट्रीज में बाज जो बड़े ग्रुप्स हैं उनकी आपस की भी कंट्री उन कॉर्पोरेट सेटअप्स की वो होती पॉलिसी होती है कि हमने किसी सैंक्शन कंट्री से काम ही नहीं करना, भले कि वो टोटल सैंक्शन है, वो आपकी ग्रे लिस्ट के अंदर है, उनकी पॉलिसी होती है। तो बहुत से बड़े नाम तो फिर पाकिस्तान या ऐसे मुल्कों से काम ही नहीं कर नहीं पाते। तो करते। आई गेस कि यूएई का इसका पार्ट बनना हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारा भी बहुत सारा कुछ यूएई के साथ जुड़ा हुआ है। यूएई हमारा चौथा पांचवा बड़ा एक्सपोर्टर है, हमारी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट वहां से आगे भी जाती है, वहां से बहुत सा रिपैट्रिएशन ऑफ प्रोसीड हमें पाकिस्तान में आता है। तो एक चैलेंजिंग होगा यूएई का होना हमारी इकोनॉमी के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलें, थैंक यू सो मच। हमने आज इन दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की है, बट ये यहाँ पे हम एंड नहीं करेंगे, हम इसी को कंटिन्यू भी करेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो दैट ज़्यादा एक अच्छा ओवरव्यू हम कर सकें ट्रेड का, और स्पेशली वो इन्वेस्टर्स, वो एक्सपोर्टर्स जो कि इन रीजन्स के अंदर ट्रेड को फोरसी कर रहे थे अपने लिए, उनको एक हम एक सिचुएशन समझा सकें कि इन फ्यूचर क्या पिक्चर होगी और किस तरह से आप अपने फ्यूचर डिसीजन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वेलकम करना चाहूँगा उन तमाम अपने व्यूअर्स को जो हमें फीडबैक देना चाह रहे हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा जिन टॉपिक्स पे आप मज़ीद सुनना चाह रहे हैं हमें, या अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन हमारा आपके लिए ओपन है, तो काइंडली ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सऊद साहब, आपने अगेन टाइम दिया और इतनी एक हेल्थी डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।